हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। कोविड के खिलाफ देश की जंग जारी, राज्यों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटी है रेल, नौसेना और वायुसेना। रेलवे ने अब तक विभिन्न राज्यों में 295 टैंकरों में 4,700 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन पहुंचाई। अब तक 75 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने पूरी की अपनी यात्रा। नौसेना भी विदेशों से ऑक्सीजन लेकर पहुंची मंगलुरु। विदेशों से लगातार भारत को मिल रही है मदद। इजराइल, मिस्र और ब्रिटेन से पहुंचे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन जनरेटर, कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर। कतर से आईएनएस ट्रिकन के जरिए आए ऑक्सीजन टैंकर। सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर और कंटेनर लेकर चला आईएनएस इरावत। देश पहुंच रही मदद राज्यों को भेजी जा रही है। राज्यों में कोविड के खिलाफ कड़े कदम जारी। दिल्ली में कम हुए नए मामले और पॉजिटिविटी रेट। कर्नाटक में सख्त दिशा निर्देशों के साथ संपूर्ण लॉकडाउन। यूपी के वाराणसी के बीएचयू में डीआरडीओ के सहयोग से बना 750 बेड का अस्थायी अस्पताल शुरू। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिया हलफनामा। केंद्र और राज्यों के लिए वैक्सीन की अलग अलग कीमत के फैसले का किया बचाव। कहा इससे कंपनियों के बीच बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा, ज्यादा होगा वैक्सीन का उत्पादन। कहा सभी राज्यों की जरूरत के हिसाब से हो रहा ऑक्सीजन का आवंटन, लेकिन कई राज्यों के पास ऑक्सीजन को स्टोर करने की व्यवस्था नहीं। देश भर में टीकाकरण का काम भी जारी। 17 करोड़ से ज्यादा लग चुके हैं कोविड वैक्सीन की डोज। 18 से 44 साल की उम्र वाले 20 लाख से ज्यादा लोगों ने ली वैक्सीन की पहली खुराक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में की टीकाकरण अभियान पर समीक्षा बैठक। वित्त मंत्रालय ने केंद्र की ओर से कोविड-19 टीकाकरण पर खर्च का कोई प्रावधान नहीं करने की मीडिया रिपोर्ट का किया खंडन। कहा यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत। कहा इससे ये सुनिश्चित करने में मदद होती है कि टीकाकरण कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आए। कोविड-19 पर विपक्ष के आरोपों का बीजेपी ने दिया जवाब। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कोविड प्रबंधन की सारी जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ने का किया खंडन। कहा केंद्र सरकार शुरुआत से सक्रिय,
दुष्प्रचारों के बावजूद महामारी प्रबंधन में लगी रही सरकार। संबित पात्रा ने कहा, ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार कर रही है राजनीति। असम में हेमंत बिश्व शर्मा ने संभाली राज्य के नए मुख्यमंत्री की कमान। राज्यपाल जगदीश मुखी ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 13 कैबिनेट मंत्रियों ने भी ली शपथ। पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा असम की विकास यात्रा को गति देने के साथ ही लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी सरकार। नेपाल में गहराई राजनीतिक संकट। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद में हारे विश्वास मत। पुष्प दहल प्रचंड के समर्थन वापस लेने के बाद बढ़ी है पीएम ओली की मुश्किलें। और आइए शुरुआत करेंगे कोविड से जुड़ी खबरों के साथ ही। सरकार ने विदेश से वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के रूप में राहत सामग्री और चिकित्सा उपकरणों को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्परता से आवंटन कर रही है, ताकि कोविड का बेहतर ढंग से प्रबंधन हो सके। सरकार ने गांव तक इन उपकरणों और ऑक्सीजन की सप्लाई दुरुस्त करने के लिए एक तंत्र भी तैयार किया है। कोरोना के खिलाफ देश की जंग जारी है। एक तरफ अस्पतालों में बेड और अन्य जरूरी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, तो दूसरी ओर ऑक्सीजन सप्लाई भी सुनिश्चित की जा रही है। इन सब के बीच देश भर में कोरोना के नए मामलों में 4 दिन बाद मामूली राहत मिली है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3,66,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,53,818 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 37,45,237 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 3,754 मरीजों की मौत हुई है। देश भर के अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई कराने का काम तेजी से हो रहा है। देश की रेल के साथ ही भारतीय नौसेना, वायुसेना जहां ऑक्सीजन पहुंचाने में लगी है, तो वहीं DRDO भी जगह जगह पर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कर रही है। रेलवे ने अब तक विभिन्न राज्यों में 295 टैंकरों में 4700 मेट्रिक टन से अधिक चिकित्सा उपयोग हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। अब तक 75 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, दिल्ली और यूपी को ऑक्सीजन एक्सप्रेस से सप्लाई मिली है। रविवार को ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने एक दिन में 831 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की है। कर्नाटक के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुकी है। इसमें 120 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के मंगलवार शाम 4 बजे बेंगलोर पहुंचने की उम्मीद है। ये ट्रेन सोमवार को टाटानगर से रवाना हुई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के पहुंचने से कर्नाटक में कोरोना से प्रभावित लोगों को काफी राहत मिलेगी। गुजरात के हापा से 11 टैंकरों के जरिए 2,24,067 टन ऑक्सीजन लेकर विशेष ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची। इन 11 टैंकर्स में यूपी को 5, दिल्ली को 4 और हरियाणा को 2 टैंकर मिलेंगे। ये ट्रक अभी गुजरात हापा से आए हैं। 11 ट्रक आए हैं यहाँ पे, और इनमें से 4 ट्रक दिल्ली गवर्नमेंट के हैं और 5 ट्रक यूपी गवर्नमेंट के और 2 ट्रक जा रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट के। टोटल इनमें है 224.67 टन इनमें जो गैस आया है। विदेशों से आई ऑक्सीजन को भी भारतीय रेल देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा रही है। सऊदी अरब से समुद्र के रास्ते 6 कंटेनरों से आई ऑक्सीजन को भारतीय रेल ने कच्छ से दिल्ली के लिए भेजा। सऊदी अरेबिया से 6 कंटेनर्स भरकर टोटल 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हिंदुस्तान के लिए इंपोर्ट हुए और इन्हें रेल के माध्यम से नॉर्थ इंडिया की तरफ तुरंत ही मूव कर दिया गया। ये 5 बजे रेक वहाँ से डिपार्चर भी हो गई थी और 11:30 बजे हमने इसे पालनपुर, जो वेस्टर्न रेलवे का इंटरचेंज है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के साथ, वहाँ इसे हैंडओवर भी कर दिया। इसके अलावा चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमान देश और विदेश की लगातार उड़ानें भर रहे हैं। ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के मिशन में भारतीय नौसेना भी जी जान से जुटी है। नौसेना ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत मदद पहुंचा रही है।
कुवैत और कतर से चिकित्सा सामग्री और ऑक्सीजन लेकर INS कोलकाता मैंगलोर बंदरगाह पहुंच गई है। इसमें 400 बोतल ऑक्सीजन और 30 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के 2 कंटेनर आए हैं, जो लोगों के लिए काफी मददगार होंगे। इस बीच DRDO ने PM केयर्स फंड के तहत देश भर में 500 मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्रों का निर्माण शुरू कर दिया है। नई दिल्ली स्थित एम्स और RML अस्पताल में ऐसे 2 संयंत्र शुरू हो चुके हैं। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने में मदद कर रहा है। मंत्रालय बिहार में 15 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करेगा। सरकार की तरफ से 5 PSA प्लांट पहले से स्वीकृत थे जो लग रहे हैं, 2 चालू भी हो गया, कटिहार और मुजफ्फरपुर। 15 जगहों पर और लगने की स्वीकृति मिल गई है, जिसके संबंध में जो उसका सिविल वर्क करना है उसमें NHAI ने काम शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम मंत्रालय से बहुत बड़ी राहत मिल रही है। राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज में जो पेट्रोलियम मंत्रालय के विभिन्न ऑयल कंपनी हैं, उनके द्वारा बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन की उपलब्धता, वितरण और स्टोरेज के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। न केवल ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता बढ़ाई गई है, बल्कि आयात भी बढ़ाया गया है। अगस्त 2020 में भारत का ऑक्सीजन उत्पादन जहां 5700 मीट्रिक टन प्रतिदिन था, तो वहीं मई में ये बढ़कर 9446 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गया है। निजी और सरकारी क्षेत्र की स्टील कंपनियों ने देश की ऑक्सीजन जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। 50,000 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन आयात की जा रही है। एक और ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए PSA प्लांट लगाए गए हैं, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी खरीदे जा रहे हैं। 27 अप्रैल को PM केयर्स फंड से 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदने को मंजूरी दी गई है। सही तरीके से ऑक्सीजन के वितरण के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम भी तैयार किया गया है। इन सब के बीच देश में कोविड के खिलाफ जंग में टीकाकरण अभियान ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 17 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। देश में 17 करोड़ 1,76,000 से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। 18 से 44 साल की उम्र वाले 20 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं। केंद्र सरकार ने अब तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज राज्य सरकारों को मुफ्त में मुहैया कराई हैं। वहीं राज्यों के पास अभी 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज मौजूद हैं, जबकि अगले 3 दिनों में राज्यों को 9 लाख से अधिक वैक्सीन मुहैया कराई जाएंगी। कुल मिलाकर चौतरफा प्रयास जारी है और अब एक ही मंत्र है कि हम सब कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें और जल्द से जल्द खुद को वैक्सीन लगवाएं। और भारत में कोरोना की दूसरी लहर में कोविड संकट के समय में विश्व के कई मुल्कों ने भारत को ऑक्सीजन की जरूरतों से जुड़े संसाधनों से सहयोग किया, जो लगातार जारी है। इजराइल से कोरोना राहत सामग्री की तीसरी खेप सोमवार तड़के भारत पहुंची, तो वहीं मिस्र के भी 3 विमान चिकित्सा उपकरणों के साथ भारत पहुंचे। भारत में कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। संकट के इस समय में दुनिया के तमाम मुल्क भारत की दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। इजराइल से कोरोना राहत सामग्री की तीसरी खेप सोमवार तड़के भारत पहुंची, जिसमें चिकित्सा उपकरण, ऑक्सीजन जनरेटर, कॉन्सेंट्रेटर और वेंटिलेटर शामिल थे। And we are actually sending thousands of oxygen generators for hospitals, oxygen concentrators from different kinds, and respirators and other life-saving equipment. Some of it already reached India, as I said, some of it on the way, and some more will come. मिस्र के भी 3 विमान चिकित्सा उपकरणों के साथ भारत पहुंचे। इन विमानों में 300 ऑक्सीजन सिलेंडर, 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 20 वेंटिलेटर, रेमडेसिविर के 8,000 इंजेक्शन और अन्य चिकित्सा उपकरण लदे थे। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी यानी BOC ने भारत को 1,350 ऑक्सीजन सिलेंडर उपहार में दिए हैं।
यूके से कतर एयरवेज के जरिए ये सिलेंडर भारत पहुंचे। यह खेप ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी द्वारा 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर देने की योजना का एक हिस्सा है। इसके साथ ही कतर से INS त्रिकंड के जरिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर समेत तमाम चिकित्सा उपकरण भारत पहुंच चुके हैं। वहीं फ्रांस ने भारत के प्रति अपनी एकजुटता अभियान के दूसरे चरण के तहत समुद्री रास्ते से मेडिकल ऑक्सीजन भेजी है। 40 टन ऑक्सीजन की पहली खेप मुंबई पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर अरब सागर में आयोजित इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज वरुण में शामिल भारतीय नौसेना के जहाजों को समुद्र सेतु 2 अभियान के तहत चिकित्सा राहत सामग्री लाने के लिए फारस की खाड़ी में विभिन्न बंदरगाहों के लिए भेजा गया था, जिसके बाद अब कतर, कुवैत और बहरीन से राहत सामग्री से भरे ऐसे और जहाजों के जल्द ही भारत आने की उम्मीद है। That the Indian naval ship Trikand, which was deployed for Operation Samudra Setu 2, arrived this morning at Mumbai with 2 liquid medical oxygen filled containers, each of 20 metric ton capacity. The ship, whilst mission deployed along with other Western Fleet units, was pressed into national tasking for shipment of liquid medical oxygen containers and associated medical equipment from various countries. सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर और कंटेनर लेकर चला INS ऐरावत आज सुबह विशाखापट्टनम पहुंच गया। इस खेप में 8 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक और 3898 ऑक्सीजन सिलेंडर शामिल हैं। 3600 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आई है, 7 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर जहाज आया है और भी मेडिकल सप्लाईज है, ताकि जो देश में फाइट अगेंस्ट कोविड है उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन हम भी कर सकें। वहीं डेनमार्क से हवाई मार्ग के जरिए 40 वेंटिलेटर रविवार को मुंबई पहुंचे। इसके साथ ही सेल्स फोर्स से भी 300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमें मिले हैं। इन उपकरणों को पूरे महाराष्ट्र में वितरित किया जा रहा है। विदेशों से आ रही राहत सामग्री को केंद्र सरकार तत्परता के साथ राज्यों को भेज रही है। 27 अप्रैल 2021 से 9 मई 2021 की अवधि में सड़क और हवाई मार्ग के जरिए 8,900 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 5,043 ऑक्सीजन सिलेंडर, 18 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 5,698 वेंटिलेटर, बाईपेप मशीन और लगभग 3.4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। भारत इस समय कोरोना के गंभीर संकट का सामना कर रहा है। देश पूरी एकजुटता के साथ महामारी की दूसरी लहर का मुकाबला करने में जुटा हुआ है। ऐसे में दुनिया के तमाम देशों से आ रही मदद से ये साफ हो गया है कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में भारत अकेला नहीं है। के दौरान राज्यों के बीच ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाइयों और कोविड वैक्सीन के समान वितरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई गुरुवार तक टल गई। इस बीच केंद्र ने अपने हलफनामे में उन सभी मुद्दों पर अपनी बात रखी जिन्हें कोर्ट ने पिछली सुनवाई में उठाया था। केंद्र ने कहा कि सभी राज्यों को एक समान कीमत पर वैक्सीन मिलेगी। केंद्र और राज्यों के लिए वैक्सीन की अलग अलग कीमत के फैसले का बचाव करते हुए सरकार ने कहा कि इससे कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और वैक्सीन का ज्यादा उत्पादन हो सकेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि लगभग सभी राज्य 18 से 44 साल उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने की बात कह चुके हैं। पेटेंट दवाओं और वैक्सीन के घरेलू निर्माण के मुद्दे पर केंद्र ने कहा कि जरूरी केमिकल और कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भरता अब भी बनी हुई है और पेटेंट के मुद्दे पर फिलहाल कूटनीतिक तरीके से काम जारी है। ऑक्सीजन की सप्लाई पर केंद्र ने कहा कि वह सभी राज्यों की जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन का आवंटन कर रहा है, लेकिन कई राज्यों के पास ऑक्सीजन को स्टोर करने या ऑक्सीजन एक्सप्रेस की तेजी से ऑफलोडिंग करने की व्यवस्था नहीं है। राज्यों को इन मामलों में सुधार करने की जरूरत है। और कोविड की इस दूसरी लहर में भारत में जो संकट सामने आया, इस समय ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर आया, लेकिन लगातार सरकार तमाम प्रयास कर रही है जिसका एक असर दिखाई दे रहा है। आइए एक नजर डालते हैं कि ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए केंद्र के प्रयास ऑक्सीजन की उपलब्धता, वितरण और स्टोरेज के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए हैं।
न केवल ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता बढ़ाई गई है, बल्कि आयात भी बढ़ाया गया है। अगस्त 2020 में देश में ऑक्सीजन का उत्पादन 5,700 मीट्रिक टन हर दिन का था। वहीं मई 2021 में ये देश में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़कर 9,446 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गया। उत्पादन क्षमता की अगर बात करें तो 6,817 मीट्रिक टन हर दिन का था, जो कि बढ़कर 7,314 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं इस अवधि के दौरान क्षमता उपयोग भी 84% से बढ़कर 129% हो गया था। इसको देखते हुए सरकार ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की स्टील कंपनियों ने ऑक्सीजन से जुड़ी देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने प्रयास तेज किए, जिसके तहत 4 मई 2021 को स्टील प्लांट्स द्वारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन 3,680 मीट्रिक टन किया गया। वहीं अप्रैल के मध्य में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति हर दिन औसतन 1500 से 1700 मीट्रिक टन थी और इसी को 25 अप्रैल तक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़कर 3,131 मीट्रिक टन हुई। 4 मई तक ये 4,076 मीट्रिक टन तक बढ़ी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति। 50,000 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन आयात की जा रही है। इस समय मौजूदा जरूरत को देखते हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी खरीदे जा रहे हैं। वहीं 27 अप्रैल को पीएम केयर्स से 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने को मंजूरी दी गई। अगर आप एक तरफ एक आंकड़ा देखें कि 1594 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र तैयार हो रहे हैं देश में, इसका ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो 2020 में 162 संयंत्रों को पीएम केयर्स के तहत मंजूरी मिली थी। ये 2020 में मिली थी। इनमें से 551 संयंत्रों को मार्च 2021 में मंजूरी दी गई है। वहीं 500 प्लांट्स को 27 अप्रैल 2021 को मंजूरी दी गई। पीएम केयर्स के तहत डीआरडीओ लगातार इसका निर्माण कर रहा है। वहीं 100 प्लांट ऐसे हैं इनमें जो तेल और गैस कंपनियां जिनका निर्माण कर रही हैं। 162 में से 74 संयंत्र इस समय तक स्थापित हो चुके हैं। बचे 88 जो संयंत्र हैं वो जून 2021 तक स्थापित किए जाएंगे। 1051 ये उन आंकड़े से अलग हैं, ये अतिरिक्त संयंत्र हैं जो पीएम केयर्स के तहत जिन्हें मंजूरी दी गई है, और 1051 जो संयंत्र हैं ये अगले 3 महीनों में चरणबद्ध प्रक्रिया में स्थापित किए जाएंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के लिए देश भर में तमाम राज्यों में रेलवे लगातार काम कर रही है। देश भर में ऑक्सीजन रेलवे ने अब तक विभिन्न राज्यों में 295 टैंकरों में 4,700 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन पहुंचाई है तमाम राज्यों में। अब तक करीब 75 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। और जो राज्य जहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है उनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, दिल्ली और यूपी है जहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सप्लाई पहुंची है। रविवार को ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने एक दिन में 831 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की है। और इस पूरी प्रक्रिया में नौसेना और वायुसेना भी लगातार मदद कर रहे हैं। नौसेना ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत मदद पहुंचा रही है, तो ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के मिशन में भारतीय नौसेना भी जी जान से जुटी हुई है। भारतीय वायुसेना के विमान देश और विदेश की लगातार उड़ान भर रहे हैं। सही तरीके से ऑक्सीजन के वितरण के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया गया है। तो जो संकट सामने देश के आया इस दूसरी लहर के दौरान, और खासकर ऑक्सीजन को लेकर उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास किए गए, जिसमें विदेश का सहयोग भी शामिल है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि किस तरह से ये गांव, राज्य, जिले तक पहुंचाए जाएंगे, जिसके लिए एक पूरा तंत्र भी विकसित किया गया है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़िए हमारे साथ न्यूज नाइट में। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है,
पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। कई राज्यों में जहां एक ओर सख्त लॉकडाउन लागू है तो दूसरी ओर टीकाकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्यों में लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं और अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर में फिलहाल मामलों में कुछ कमी देखी जा रही है, पर 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने लॉकडाउन जैसी सख्ती लगाई है। इसमें उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। दूसरी ओर देश में टीकाकरण का काम तेज गति से चल रहा है। तीसरे चरण के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। उत्तर भारत से शुरुआत करें तो जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। यहाँ सभी दुकानें और बाजार बंद हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रयागराज और गोरखपुर में लॉकडाउन चल रहा है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कोरोना कर्फ्यू के साथ निगरानी समितियों और आरआरटी को एक विशेष अभियान के साथ जोड़ा है। हर ग्राम पंचायत में एक निगरानी समिति स्क्रीनिंग का काम करे। जिन लोगों को जो लक्षण युक्त हैं या संदिग्ध हैं उनको वहां पे मेडिकल किट उपलब्ध करवाएं। वाराणसी के बीएचयू में डीआरडीओ के सहयोग से बना 750 बेड का अस्थायी अस्पताल चालू हो गया है। ये प्रदेश में दूसरा अस्पताल है जिसे डीआरडीओ के सहयोग से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में टीकाकरण अभियान पर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एम्स, चरगावा में टीकाकरण केंद्र और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के केंद्र का जायजा लिया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ ही यहाँ पे बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। एम्स में बोइंग के माध्यम से, जो अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनी है, उसके माध्यम से सीएसआर की मदद से 200 बेड का एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल वेंटिलेटर युक्त वहां पर उपलब्ध किया जा रहा है। उसमें नोएडा में भी टीकाकरण का तीसरा चरण चल रहा है। टीका लगवाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 7 और दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब ये 17 मई सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस बीच दिल्ली में नए मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। सोमवार को 12,651 मामले दर्ज किए गए और पॉजिटिविटी दर 19.10% रही। राजधानी में तीसरे चरण का टीकाकरण भी तेज गति से चल रहा है। इस बीच भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि पिछले महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने 1,34 लाख वैक्सीन का ऑर्डर देने की बात कही, लेकिन केवल 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर दिया गया। अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 1,34 लाख वैक्सीन के लिए ऑर्डर देने वाले हैं, ये मंजूरी हो गई है। दिल्ली सरकार ने ये मंजूरी दे दी है और चारों तरफ वाहवाही शुरू हो जाती है। और आज वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। सोचिए 5.5 लाख का वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस करते हैं कि 1,34 लाख हमने पारित कर दिया है। जी हम आपको दे देंगे, घर घर जाके वैक्सीन दे देंगे।
ये इस प्रकार की राजनीति अच्छी बात नहीं है। कोविड-19 के खिलाफ जंग में दिल्ली पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। वरिष्ठ नागरिकों को घरेलू चीजों और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दक्षिण जिला दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कोवी वैन हेल्पलाइन शुरू की है। ये वाहन SIAM द्वारा महामारी के दौरान उपयोग के लिए दान किया गया है। कोवी वैन के लिए कोई कॉल मिलने पर वाहन पर तैनात पुलिसकर्मी एरिया के बीट इंचार्ज के साथ मिलकर वरिष्ठ नागरिकों के घर जा रहे हैं और उन्हें किसी भी आवश्यक वस्तु, टीकाकरण, दवा आदि प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कोरोना वायरस की स्थिति पर राज्य में डॉक्टरों की टास्क फोर्स कमेटी के साथ बैठक की। उधर मध्य प्रदेश में भोपाल और अन्य शहरों में कोरोना कर्फ्यू लागू है। ओडिशा के भुवनेश्वर में सख्त जांच की जा रही है। मणिपुर में हालांकि मामले ज्यादा नहीं है, पर इम्फाल में कोरोना कर्फ्यू लागू है। न केवल जबलपुर में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी की दर अब लगातार कम हो रही है। ये बढ़ के 25% के ऊपर पहुंच गई थी, आज घट के ये 16% के नीचे आ गई। कई दिनों में पहली बार आज पॉजिटिव केस जो निकले हैं उनकी संख्या 4 अंकों में आई, मतलब 9,500 के आसपास आई। पूर्वोत्तर में भाजपा के संयोजक हेमंत बिस्व शर्मा ने सोमवार को असम के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ 13 कैबिनेट मंत्रियों को भी राज्यपाल जगदीश मुखी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने उल्फा नेता परेश बरुआ को राज्य में शांति बहाली के लिए बातचीत का प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में असम की ये टीम राज्य के विकास यात्रा को गति देगी और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। पूर्वोत्तर में बीजेपी का बड़ा चेहरा और दिग्गज राजनेता हेमंत बिस्व शर्मा ने असम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया है। राज्य के राज्यपाल जगदीश मुखी ने सोमवार को उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत बिस्व शर्मा के साथ 13 कैबिनेट मंत्रियों ने भी सोमवार को अपने पद की शपथ ग्रहण की। इससे पहले रविवार को हेमंत बिस्व शर्मा को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल और उसके बाद फिर असम में NDA विधायक दल का नेता चुना गया था। उनके शपथ ग्रहण समारोह में कई प्रमुख नेताओं के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल हुए। शर्मा के साथ साथ कई मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। असम के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर सोमवार को शपथ लेने पर हेमंत बिस्व शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बधाई दी है। दोनों नेताओं ने हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में असम की विकास यात्रा को गति मिलने की अपेक्षा जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा और साथ में शपथ लेने वाले मंत्रियों को शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि यह टीम असम की विकास यात्रा को गति देने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हेमंत बिस्व शर्मा को शुभकामनाएं। मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने असम सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार राज्य की सभी आकांक्षाओं को पूरा करेगी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करना है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया कि अगले 5 सालों में असम की गिनती टॉप 5 राज्यों में होगी। इसके साथ ही उन्होंने उल्फा प्रमुख परेश बरुआ को राज्य में शांति बहाली के लिए बातचीत का प्रस्ताव भी पेश किया। हेमंत बिस्व शर्मा असम की जाकुलबारी विधानसभा सीट से लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं। इस बार उन्होंने 1,01,911 वोटों के बम्पर मार्जिन से जीत दर्ज की है। 2015 में हेमंत बिस्व शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन किया था। और आइए अब देखते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर हाई कोर्ट ने सख्ती बरती है। ऑक्सीजन के लिए भटकते लोगों पर कोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल पूछे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम तय करने को लेकर सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा से उपजी स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि वे प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। धनखड़ ने कहा कि लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा विधायक दल की बैठक में नंदीग्राम से विजयी हुए शुवेंदु अधिकारी को सर्वानुमति से पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और महामंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित रहे। बैठक के बाद शुवेंदु अधिकारी ने कहा, मैं राज्य के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए काम करूंगा और राज्य में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और बात नेपाल की। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सोमवार को संसद के निचले सदन में अपना बहुमत साबित करने में असफल रहे। इसके साथ ही नेपाली संविधान के आधार पर उनके हाथ से प्रधानमंत्री पद चला गया है। पुष्पकमल दहल प्रचंड नीत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के ओली सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद उन्हें निचले सदन में बहुमत साबित करना था। नेपाल में सोमवार को सदन का विशेष सत्र बुलाया गया था। और इसी के साथ न्यूज़ नाइट में बस इतना ही। नमस्कार।